आवाज आ रही है बेटा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। यस गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका की संरचना। कल वाले टॉपिक में कोई सवाल है क्या? यस सर। बताओ। न्यायाधीश के पद की सुरक्षा किस प्रकार की गई है? बहुत बढ़िया बात। निखिल पूछ रहा है क्या? किसने पूछा ये सवाल? सर मैंने। निहाल कौन है? निखिल। यस सर। देखो, पहले एक बात बताओ मुझे, न्यायाधीश को चुनने में किसका रोल है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को और क्या कह सकते हैं? कार्यपालिका। कार्यपालिका। तो कुल मिला के कार्यपालिका न्यायाधीश को लाती है या चुनती है, यही कह रहे हो आप? क्लियर है? यस सर। दूसरा देखो, हटाने का काम किसका? विधायिका का। विधायिका। विधायिका को और क्या कह सकते हैं? संसद। संसद कह सकते हैं। किसके जरिए हटाएगी? कौन सी प्रक्रिया है? महाभियोग। तो बताओ, जो हटाने वाला है, लाने वाला अगर हटा रहा हो तो पद की सुरक्षा नहीं होती, लेकिन लाने वाला अलग हो और हटाने वाला अलग हो तो पद की सुरक्षा होगी कि नहीं होगी? यस सर। लाने वाला अलग, हटाने वाला अलग, इसीलिए ये तो धमकी दे ही नहीं सकते न्यायाधीश को, है ना? इसीलिए न्यायाधीश खुलकर काम कर सकता है। ला कौन रहा है? कार्यपालिका। हटा कौन रहा है? विधायिका। तो लाने वाला और हटाने वाला दो पार्टीज अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में न्यायाधीश खुलकर क्या कर सकता है? निर्णय कर सकता है। और यही कौन सा सिद्धांत है? पद की सुरक्षा का सिद्धांत है। पद की सुरक्षा का क्या है? सिद्धांत है। कैसे होती है, समझ में आया? कि यस सर। न्यायपालिका में न्यायाधीश को लाने का काम तो किसने किया? सॉरी, किसने किया? कार्यपालिका ने। और हटाने का काम किसने किया? विधायिका ने। देखो, ये क्या बना रहा है? संतुलन बना रहा है। क्या बना रहा है? बैलेंस की स्थिति है कि अगर कार्यपालिका ही हटाती, देखो ला कौन रही है? कार्यपालिका। और अगर हटाती भी कौन? कार्यपालिका, तब पंगा हो जाता है। यहाँ बताओ, होता नहीं होता? कैसे? फिर कार्यपालिका धमकी देती कि यदि न्यायाधीश किनके खिलाफ फैसला करता है, इनके खिलाफ, तो कार्यपालिका धमकी देती हटा देंगे भाई तेरे को। क्या कर देंगे? हटा देंगे। ऐसे में बेचारा न्यायाधीश कभी फैसले देता ही नहीं। किसके खिलाफ? कार्यपालिका के। जबकि ऐसा नहीं है। बताओ, बात समझ में आ रही है? यस सर। और पूछो, क्या पूछना है? क्या पूछना है भाई? चले आगे। यस सर। अब देखो संरचना में क्या क्या है। न्यायपालिका की संरचना में सबसे पहले तो इसकी एक बात याद रखते हैं, भारतीय न्यायपालिका कैसी न्यायपालिका है? एकीकृत न्यायपालिका है। कैसी न्यायपालिका है? एकीकृत न्यायपालिका है, याद रखना। अब ये एकीकृत न्यायपालिका कैसी होती है? क्योंकि इसमें जो सर्वोच्च वाले हैं, है ना, उसके फैसले सब जगह जारी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और पीनल कोर्ट। ठीक है? इसके फैसले हैं
वो सब जगह मान्य होते हैं। जैसे यहाँ से मामला गया यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसका मतलब एक ही न्यायालय है और वो सबको कंट्रोल करता है, इसीलिए क्या कहा गया, एकीकृत न्याय व्यवस्था कही गई है। सेंट्रलाइजेशन है ना, केंद्रीकरण, ये व्यवस्था एकीकरण व्यवस्था है। भारत में सुप्रीम कोर्ट एक सुपर पावर है और वह बाकी की सारी अदालतों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण में रखता है। इसीलिए व्यवस्था कैसी हुई, एकीकृत। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में दो स्तर की न्यायालय पाई जाती है क्या, बताओ भाई, यस या नो। भारत में दो स्तर की न्यायपालिका है क्या, यस या नो। नो सर। क्या कह रहे हो, यस या नो। यस सर। यस, नो को काट दूं, नो। ये सही होगा बेटा, ये गलत। नो सर। नो। बताओ भाई, उच्च न्यायालय कहां से अलग से आया, राज्य सरकारें तो अलग अलग हैं। आपको पता होना चाहिए कि राज्य के न्यायाधीश का चुनाव राष्ट्रपति जी करते हैं। अगर ऐसा होता तो राज्यपाल करता, है कि नहीं है। और आप ध्यान रखना, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट ही करता है, राष्ट्रपति के कारण, है ना, राष्ट्रपति सलाह से, है ना, सुप्रीम कोर्ट की सलाह से राष्ट्रपति करता है। सारा नियंत्रण सारी जगह सुप्रीम कोर्ट का ही है, यहाँ भी और यहाँ भी। इसीलिए तो एकीकृत व्यवस्था कहा गया है। बैठा क्या मामला। भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है, एकीकृत। इसका एकीकृत। मतलब क्या है, इसके दो स्तर नहीं हैं, ये ध्यान रखना, इसके दो स्तर नहीं हैं। स्तर कितने हैं, एक, और वो कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, और सब उसी के अंडर में आते हैं। बताओ क्या समझ में नहीं आया। प्रिया, दिव्या, ज्योति, यस। समझ में आ गई बात। यस आपसे सर। पूछा जाएगा कि भारतीय न्यायाधीश की विशेषता, भारतीय न्यायपालिका की विशेषता आप बताएं, तो आपके समझ में आ जाएगा क्या। पहली विशेषता क्या है, एकीकृत। इसका मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट सभी नीचे की न्यायाधीशों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। दूसरी विशेषता इसकी और देख लो, ये दो ही विशेषता काम की है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सवाल लिख लेना, एकीकृत न्यायपालिका क्या है ना। दूसरा लिखो, अभिलेख न्यायालय किसे कहते हैं, अभिलेख न्यायालय किसे कहते हैं। दोनों सवाल लिख लो, बताओ क्या है अभिलेख न्यायालय। 10th में खूब बताया था मैंने, है कुछ आइडिया, नहीं। दिलखुश, मीणा, शिवा, साव्या, कोई नहीं। सर कोई जैसे मैटर हो जाता है ना, क्या, जैसे कोई भी अपराध होता है, हम्म, उस पर डिसीजन नहीं हो पाया तो फिर पुराने वाले रिकॉर्ड में देखते हैं कि किस प्रकार से उसको सजा दी गई थी। हाँ कुछ हद तक सही हो आप, है ना, लेकिन 100% नहीं। देखो क्या होता है इसमें, क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश लिख लें आप, है ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश निचली अदालतों के लिए, निचली अदालतों के लिए क्या बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं। बताओ भाई, क्या समझ में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश निचली अदालतों के लिए क्या बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं। ये कानून कैसे होंगे, ये एक प्रकार से वही कानून है जो संविधान में है, वही। समझ में आ रही है। किसी का माइक ऑन है, ये निहारी का माइक बंद ही नहीं करती, क्या बात है। निहारी का आवाज आ रही है, निहारी का,
देखो आप अगर क्लास को डिसिप्लिन में क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो मैं यहाँ से आपको रिमूव कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग या तो अपने आप माइक बंद कर दें, क्वेश्चन पूछने तक आप माइक ऑन रखें, उसके बाद बंद कर दें। ये समझ में आया। अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश निचली अदालतों के लिए क्या बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं। और ये जैसे मान लो आप कह रहे हैं वो सही बात है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई फैसला देना है, ठीक है, फैसला आना है, तो वकील क्या कहेगा कि उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था, तो माननीय जज साहब आप भी ऐसा आदेश कर दो। क्या है, अभिलेख न्यायालय है, कौन, सुप्रीम कोर्ट। इसके आदेश किसके लिए, निचली अदालतों के लिए क्या बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं। और इसे ही क्या कहा गया है, अभिलेख न्यायालय कहा गया है। बताओ क्या दिक्कत आई, क्लियर। अब देखो संरचना, सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, ये तो हमने पढ़ ही लिया। फिर कौन आता है, हाई कोर्ट। फिर कौन आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर कौन आता है, पीनल कोर्ट। ये तो हम जानते ही है ना। इसको हम क्या कहते हैं, उच्च न्यायालय। इसको हम क्या कहते हैं, उच्चतम। इसको क्या कहते हैं, उच्च। और इसको क्या कहते हैं, जिला। और इसको क्या कहते हैं, अधीनस्थ। इतना तो हम जानते हैं। अब देखो सुप्रीम कोर्ट क्या क्या है। ये कहाँ पाया जाता है, दिल्ली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दिल्ली में। बहुत कंफ्यूजन 1% भी नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। पूरे देश के लिए एक ही है, पूरे देश के लिए एक ही है। अब ये भी ध्यान रखना है ना। कहाँ पाया जाता है सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में पाया जाता है। पूरे देश के लिए क्या है, एक ही है। कैसा है, एक ही है। और इसका दूसरा नाम अन्य नाम क्या क्या है, उच्चतम न्यायालय कह सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट तो कह ही रहे हैं हम। एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए हर बच्चे को, क्योंकि कल की क्लास में मैंने आके सवाल अगर पूछा नहीं मंडे को कि सुप्रीम कोर्ट किसे कहते हैं और आप आ जाओ राज्य की न्यायालय में, तो ये पंगा हो जाएगा फिर, है ना। स्पष्ट होना चाहिए क्या है, कहाँ है, प्रत्येक बच्चे को। हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यायपालिका की संरचना। इसमें सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पाया जाता है, दिल्ली में। कैसा है, पूरे देश में एक ही है। इसे और क्या कह सकते हैं, उच्चतम न्यायालय कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। ये ठीक वैसा ही जैसे भारत और इंडिया की बात करें, हिंदी अंग्रेजी का ही चक्कर है और कोई लफड़ा नहीं है। अब इसकी विशेषता देखो, निचली अदालतों निचली अदालतों पर नियंत्रण होता है, नियंत्रण करता है, एक बात। दूसरी बात, निचली अदालतों से निचली अदालतों से किसी भी मामले को अपने पास मंगवा सकता है। ये सब क्षेत्राधिकार है बेटा, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट के क्या पढ़ रहे हैं हम, क्षेत्राधिकार। लिख लो, क्षेत्राधिकार। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्षेत्राधिकार। निचली अदालतों से किसी भी मामले को अपने पास मंगवा सकता है, किसी भी न्यायालय में चल रहे मामले को दूसरे न्यायालय में
दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है किसी भी न्यायालय को आदेश जारी कर सकता है। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिटें जारी कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकता है। संविधान की सुरक्षा व व्याख्या का अधिकार है, व्याख्या का अधिकार है। ठीक है, इतनी बातें तो आप देखो कौन सी समझ में नहीं आ रही, फिर मैं बताता हूं। बैठा क्या मामला? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पाया जाता है? दिल्ली में। ठीक है, एक बच्ची जवाब देगी, कौन देगी? कनिका, बाकी कोई नहीं बोलेगा। ठीक है ना, सिर्फ कनिका जवाब देगी और दिव्या जवाब देगी। उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में क्या अंतर है, या ये दोनों कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कनिका और दिव्या केवल यही जवाब देंगी। माइक ऑन करो दोनों, कनिका और दिव्या। सर ये दोनों एक ही है। ये दोनों क्या हैं? एक ही हैं। बढ़िया बात है, ठीक है, एक चलो ही है। अच्छी बात है, दोनों एक ही हैं, अंतर इनमें नहीं करना है। बहुत बढ़िया बात है। कहाँ पाया जाता है? ये दिल्ली में पाया जाता है। अब थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखना अपने को दिल्ली में। कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है, उच्च न्यायालय नहीं है। उच्च न्यायालय तो राजस्थान जैसे राज्यों में पाया जाएगा। हमारे यहाँ राज्य कितने टोटल? 28। और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना, तो अभी 24 है अपने न्यायालय। वो मैटर नहीं है कि कौन से में कहाँ है, अपने को तो बस ये भी ध्यान नहीं रखना कि कितनी संख्या, अपने को तो ये ध्यान रखना है कि उच्चतम कहाँ है और उच्च कहाँ है। ठीक है ना, देखो निचली अदालतों पर नियंत्रण करता है। एक एक चीज बहुत ध्यान से समझना, आपको डिटेल करनी है इनकी। एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाएगा, न्यायपालिका की संरचना को स्पष्ट कीजिए। बड़ा सवाल, 12th में भी ऐसे कैसे आएगा आपके, इस साल भी ऐसे कैसे ही है ना। तो दोनों साल अपने को पढ़ना है, तो अच्छे से पढ़ना है इसको। ठीक है, देखो पहला क्या है, निचली अदालतों पर नियंत्रण करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, नियंत्रण कैसे करता है? उनको किसी भी काम को करने से रोक सकता है, कोई आदेश जारी कर सकता है, किसी भी मामले पर फैसला सुनाने से रोक सकता है, बहुत सारे काम हैं। यानी कि कुल मिला के मॉनिटर कौन है? उच्चतम न्यायालय है, और बाकी सब क्या है? उसके नीचे काम करने वाले हैं। तो मॉनिटर की चलती है, अपन जानते हैं पूरी की पूरी। तो सुप्रीम कोर्ट न्याय के मामले में भारत में सर्वोच्च है। उससे ऊपर बस एक ही बचा, कौन? ऊपर वाला, जो जिसकी जानकारी आज अपने से भी नहीं है और न्यायालय की भी नहीं है। अगर न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला आ गया तो फिर भगवान के अलावा उसे कोई बदल नहीं सकता। वो एक अलग मैटर है कि न्यायालय के फैसले को संसद बदल सकती है, लेकिन वो तो राजनीतिक एजेंडा हो गया, अपने को उसमें जाना ही नहीं है। लेकिन किसी सामान्य व्यक्ति को अगर किसी ने
सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया तो फिर भगवान के अलावा उसे कोई बदलने वाला नहीं है। इतनी ताकत आप समझ सकते हो, समझ रहे हो ना। तो निचली अदालतों पर नियंत्रण करने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली वाले का है। निचली अदालतों से किसी भी मामले को अपने पास मंगवा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर मान लो दो राज्य लड़ रहे हो, एक तो राजस्थान और एक हरियाणा, और मेरे को बना दिया न्यायाधीश। क्या बना दिया? न्यायाधीश। देखो फीलिंग ही बढ़िया वाली आ रही है ना न्यायाधीश का नाम सुनते ही। और मैं न्यायाधीश बना राजस्थान हाई कोर्ट का, है कि नहीं? एग्जाम्पल देखो बढ़िया वाला है। अब न्यायाधीश का मामला कहाँ आ रहा है? ये मामला दोनों राज्यों में कहाँ है? राजस्थान में है ना? राजस्थान हाई कोर्ट में आ रहा है। तो बताओ जीतेगा कौन? राजस्थान। क्यों? क्योंकि मैं राजस्थान का हूं और राजस्थान का पक्ष लेना ही लेना है। तो ऐसे मामले जिनमें सुप्रीम कोर्ट को लगे कि ऐसे मामले, वैसे दो राज्यों से संबंधित मामले सीधे ही सबसे पहले कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ही जाते हैं, राज्यों की न्यायालय में आते ही नहीं है ना। एक बात तो ये। लेकिन अगर मान लो ऐसा कोई मामला लगे कि जिसमें भेदभाव हो सकता है, पक्षपात हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल और देखो, है ना, एक और देखते हैं। अपने स्कूल और बाहर के स्कूल में मैच हो रहा है ना, चाहे मैं कितना भी निष्पक्ष क्यों ना हो, कितना भी ईमानदार क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मेरा झुकाव कहीं ना कहीं अगर मामला अटकेगा तो आपकी तरफ ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इस ऐसे काम ना हो सके, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऐसे सेंसिटिव मामलों को अपने पास मंगवा सकता है। दूसरा, ऐसे मामले जिन पर लगता है कि सेंसिटिव मैटर है या बड़ा मामला है या राज्य के क्षेत्राधिकार से बाहर है, या उसे लगता है कि इससे कुछ गलत हो सकता है, कुछ और पंगे हो सकते हैं, इसीलिए वो सीधे इन मामलों को अपने अधीन कर लेता है। नीचे की अदालतों को आदेश जारी करता है कि भाई ये तेरे बस की बात नहीं है, ये सीधे मामले कहाँ भेज दो? हमारे पास भेज दो। तो ये भी मामला किसका है? उच्चतम न्यायालय के मामलों में ही आता है। तीसरा देखो, किसी न्यायालय में चल रहे मामले को कहाँ भेज सकता है? दूसरी जगह भेज सकता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, राज्य का नाम नहीं लूंगा मैं, है ना। मुद्दा था दंगों का। दंगे कैसे होते हैं? हमारे यहाँ जातीय आधार पर होते हैं, संप्रदाय आधार पर होते हैं। हिंदू मुसलमानों को मार रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं, सिख पर्सियन आपस में लड़ते ही रहते हैं। ये तो आए दिन का काम है हिंदुस्तान का, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि सब जगह है, लेकिन 2-4% तो ये चलते ही रहते हैं। चाहे सीए का मामला हो, चाहे हिंदू मुसलमान दंगे हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, या बाबरी मस्जिद का मामला हो, छोटे मोटे दंगे चलते रहते हैं। 135 करोड़ की आबादी में ये आम बात है। लेकिन अगर ये मामला न्यायालय में जाए, है ना, तो हो सकता है किसी विशेष समुदाय को फायदा पहुंचाने का काम हो सके। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि किसी राज्य विशेष की अदालत किसी के पक्ष में तो नहीं जा रही है, कहीं न्याय को किनारे तो नहीं किया जा रहा है, कहीं कोई ऐसा एजेंडा तो नहीं आ रहा है जिसमें न्यायाधीश अपने फायदे के लिए मामला ही बदल दे, या न्यायाधीश किसी लालच में आकर किसी राज्य को फायदा पहुंचा दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि वो मामला दूसरे राज्य को दे देते हैं कि भैया, दूसरे राज्य की जो अदालत है उसको दे देते हैं, न्यायाधीश को कहते हैं भैया आप देखो इसको, है कि नहीं है, क्योंकि ये वाला न्यायाधीश निष्पक्ष नजर नहीं आ रहा है या इसमें ये पंगा हो सकता है। वैसे कितने लोगों को लगता है कि भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है? कितने लोगों को लगता है भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है क्या? नहीं सर। हाँ नहीं, नो देखो सर। विश्वास तो मुझे भी है, 100% है, लेकिन कई बार मामला सेंसिटिव हो जाता है। अपन पढ़ने के उद्देश्य से देखें, आपका मूल अधिकार क्या था? आपको रोड पे चलने की आजादी होनी चाहिए, आपको कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। तो फिर जो आंदोलन होते हैं, हड़तालें होती है, धरना प्रदर्शन होता है, इनको किसने अधिकार दिया आपका मूल अधिकार छीनने का? है क्या अधिकार? नहीं। लेकिन फिर भी नो न्यायालय सर। कुछ नहीं कर पाता, है ना। तो आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ कि नहीं हुआ? कई बार मूल अधिकारों के नाम पर आप कानून तोड़ देते हो। तो ऐसे में स्टिक निर्णय नहीं आते। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? दोनों गलत है, नागरिक भी गलत है और न्यायालय भी गलत है। कैसे? जब नागरिक अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे रैलियां निकालते हैं, धरना प्रदर्शन निकालते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस में कोई खत्म हो जाता है क्योंकि वहां पर धरना चल रहा था और रास्ता नहीं मिला। ऐसी खबरें खूब पढ़ी होंगी आपने, है ना।
तो क्या उस व्यक्ति का जीने का अधिकार नहीं था? क्या उस व्यक्ति के मरने वाले का मूल अधिकार नहीं था? तो ऐसी स्थिति में मामला हो जाता है सेंसिटिव। कई बार न्यायालय कठोर निर्णय नहीं देती, जिससे कहीं ना कहीं उन पर भी सवाल उठता है, कई बार नागरिकों पर भी सवाल उठता है कि क्या नागरिकों को इतनी ज्यादा आजादी दे दी कि वो अपनी आवश्यकता से ज्यादा ही काम कर रहे हैं। तो सवाल न्यायपालिका की व्यवस्था पर नहीं उठाना चाहिए और उठा भी नहीं सकते। माननीय सुप्रीम कोर्ट है ना पे कहीं भी आप ये भी ध्यान रखना, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेकर कहीं भी केवल क्लास में पढ़ने के अलावा कोई डिबेट नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। सीधा अवमानना का मामला है। किसका मानना है? अवमानना का। और इसके खिलाफ केस दायर किया जा सकता है। आपने पूछा पद की सुरक्षा कैसे है, एक बच्चे ने पूछा था शुरुआत में, किसने पूछा था, है ना? ये भी पद की सुरक्षा का ही मामला है। दूसरा, एक तो अपन ने क्या बात किया था, कार्यपालिका लेकर आती है और विधायिका हटाती है। दूसरा अवमानना का ये भी है ना। जैसे मान लो ये न्यायाधीश है एग्जाम्पल के लिए, है कि नहीं है, और इसने XYZ फैसला दे दिया। अब अगर कहीं भी टीवी पर जाकर आप लोग, डिबेट आती है ना 5 बजे प्राइम टाइम में, है ना, तगड़ी तगड़ी डिबेट्स आती हैं, उनमें जाकर अगर न्यायाधीश के खिलाफ आपने कुछ बोल दिया या उस फैसले के खिलाफ कोई कमेंट कर दिया, तो न्यायाधीश आपके खिलाफ कार्रवाई करके ही रहेगा, है ना। तो न्यायाधीश के फैसले को चैलेंज करना सही चीज नहीं है। हाँ, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो आप, है ना, जैसे हाई कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट में आप जाएं, लेकिन डिबेट्स में, पत्र पत्रिकाओं में, पब्लिक पैलेसेज में आप नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो यस सर। न्यायाधीश का कौन सा मामला भी है? अवमानना का मामला भी है। यानी कि न्यायाधीश के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी आप नहीं कर सकते, है ना, उसके फैसले पर सवाल नहीं उठा सकते, केवल कोर्ट में ही होगा जो होना है ना, पब्लिक पैलेस पे नहीं। आपने कभी सुना है ऐसे न्यायाधीश क्या बोलते हैं? सब माननीय न्यायाधीश, हॉनरेबल, है ना, कोर्ट, ऐसे ही सुना है। तो सम्मान के साथ लेना कंपलसरी है एक तरीके से, क्योंकि अगर आपने नहीं लिया तो किस में आ जाएगा मामला? अवमानना में आ जाएगा, डिपोर्टेशन का मामला हो जाएगा, और न्यायाधीश फिर आपको छोड़ेगा नहीं, है कि नहीं, आपके खिलाफ केस वगैरह हो सकते हैं। तो ये भी किसका है? पद की सुरक्षा का सिद्धांत है। तो दूसरी बात इसमें ये जोड़ लेना। तो यहाँ दो बातें अपनी क्लियर हो गई कि न्यायाधीश कोई पक्षपात ना कर सके, इसीलिए दूसरे न्यायालय में भेजा जा सकता है। न्यायालय पे भी सवाल खड़े होते हैं, आम जनता पे भी सवाल खड़े होते हैं, सरकार पे भी सवाल खड़े होते हैं, लेकिन वहां परिस्थितियां इंपॉर्टेंट है ना। हम पढ़ेंगे ए एन रे, कल पढ़ा था ना, ए एन रे, कल पढ़ा था ना, याद आया कुछ? यस सर। वरीयता क्रम में गड़बड़ घोटाला था ना, कौन से नंबर के थे ये? यस सर। 4। 4 नंबर। आना कौन सा नंबर था इनका? चौथे नंबर पर। आया कौन से नंबर पर? पहले नंबर पर। और आपातकाल के दौरान ये न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला था। तो ये नहीं कहा जा सकता कि न्याय व्यवस्था में भी हमारे यहाँ बिल्कुल 100% सही चीज है, लेकिन सवाल इतने खड़े नहीं होते जितने बाकी नेताओं वगैरह पे होते हैं। न्यायालय आज भी स्पष्ट छवि का ही है, उस पर हमारे यहाँ कोई भी सवाल आज तक खड़े नहीं करता है। आगे देखो, किसी भी न्यायालय को आदेश जारी कर सकता है। अब ये भी काम की चीज है ना। ऊपर भी अपन ने कर लिया कि निचली अदालतों को कोई भी आदेश जारी कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। अब जो जो उसके क्षेत्राधिकार में वो सारे ही आदेश हैं। सुप्रीम कोर्ट जब चाहे जैसा चाहे आदेश दे सकता है निचली अदालतों को। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर क्या जारी कर सकता है? रिटें। अब ये रिटें कौन सी थी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध लेख, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, है ना, उत्प्रेक्षण लेख। आर्टिकल कौन सा था ये भी बता दो। नाम मैं बता देता हूं, आर्टिकल आप बता दो। 32। कौन सा? 32। 32। वेरी गुड। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो 32 के द्वारा माननीय न्यायालय से हम प्राप्त कर सकते हैं। और कौन कौन से न्यायालय से? 2 से। कौन कौन से थे भाई? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों। अब एक चीज और याद रख लेना, याद रहे तो नहीं, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
सुप्रीम कोर्ट तो कौन से में जारी करता है? अनुच्छेद 32 में, ठीक है। हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में करता है? 226। याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। ऊपर वाला तो जरूर याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट तो कौन से आर्टिकल के तहत करता है? 32 में। कौन से आर्टिकल में करता है? 32 में। कंपटीशन का सवाल है ना। हाई कोर्ट कौन से में करता है? 226 में करता है ना। क्या जारी करता है? रिटे जारी करता है। कब? जब आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है तब। अब ये मत पूछना मूल अधिकार कितने थे, कितने थे? 6। मूल अधिकार कितने हैं? 6। बढ़िया बात। देखो ये हो ही गया। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों का क्या कर सकता है? स्थानांतरण कर सकता है। स्थानांतरण का मतलब ट्रांसफर कर सकता है कहीं भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये माननीय न्यायाधीश के अधीन ही होता है। टोटल न्यायाधीश कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में? 5। 31। कितने हैं? 31। 5 तो बेटा वो देखो संवैधानिक का पता नहीं कहाँ ले जाओगे आप मामले को, है ना। आपकी क्लास में इतना सा बता रखा, आप पढ़ते हो इतना सारा। देखो क्या है, 5 तो है ना संवैधानिक बेंच कहते हैं। देखो बेंच होता है ना, एक तो टेबल होती है, एक होता है बेंच, एक होती है बेंच। समझ रहे हो? मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, है ना। पीठ भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पीठ। आप देखो पीठ दो प्रकार की, एक तो संवैधानिक और एक गैर संवैधानिक। आपने देखा राम मंदिर का मुद्दा, भगवान श्री राम का मंदिर बनाया अयोध्या जी में, बनाया ना, तो उसमें यस सर। 5 न्यायाधीशों का फैसला आया था, आपने पढ़ा हो तो, है ना। इसमें एक तो मुसलमान थे और 4 हिंदू थे, है ना। मुसलमान साहब ने तो मना कर दिया था, 4 ने पक्ष में दे दिया था, और उसे संवैधानिक पीठ हमने कहा था। बताओ ऐसा बात समझ में आया था कि नहीं आया? कितने न्यायाधीश थे? 5। और उस बेंच को हमने क्या कहा था? संवैधानिक पीठ कहा था। अब देसी भाषा में याद रख लेना, 5 या 5 से न्यायाधीश एक साथ मिलकर किसी फैसले को देते हैं। कितने? 5 या उससे ज्यादा। कोलिजियम में कितने थे? कोलिजियम 5। व्यवस्था में कितने थे भाई? 5। 5 थे, एक मुख्य और 4 अन्य वरिष्ठतम। यहाँ भी 5। तो 5 या 5 से ज्यादा न्यायाधीश क्या दे दें, एक साथ आदेश दे दें, तो वो संवैधानिक पीठ कहलाती है, कानूनी पीठ कहलाती है। कहाँ दिक्कत है इसमें? इससे कम होंगे तो वो असंवैधानिक सामान्य पीठ कहलाएगी, है ना। अब देखो सिंगल बेंच, डबल बेंच, सिंगल पीठ, डबल पीठ, ये क्या बीमारी, ये भी सुन लो। जब एक न्यायाधीश अगर आदेश दे रहा है तो वो सिंगल पीठ है, 2 न्यायाधीश दे रहा है डबल पीठ है ना, और 5 दे रहे हैं तो संवैधानिक पीठ है। कहाँ प्रॉब्लम इसमें, बताओ? है क्लियर? आगे आ जाओ। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों का क्या कर सकता है? ट्रांसफर वो कर सकता है। संविधान की देखो व्याख्या का अधिकार बताया था ना मैंने, कि यदि संविधान में कुछ कहना है आखिर, तो कौन कहेगा? सुप्रीम कोर्ट, या फिर कौन कहेगा? भगवान। इसके बाद किसी की नहीं चलती, है ना। तो ये भी याद रखना है, काम की चीज है। संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार किसका है? सर्वोच्च संविधान न्यायालय का। हाई सुप्रीम कोर्ट का, और वो जो कहेगा वो फाइनल डिसीजन है। बताओ यहां तक क्या पूछना है? फटाफट पूछो, टाइम नहीं है अब। और सर जिंदगी हाई में कोर्ट कभी का भी आर्टिकल कौन सा था? क्या? हाई कोर्ट का आर्टिकल कौन सा था? 226, 226, 226। ठीक है। जिंदगी में कभी भी माननीय न्यायाधीश की अवहेलना मत करना, सबकी कर लेना, है कि नहीं है। न्यायाधीश बहुत पावरफुल होते हैं और उनकी अवमानना का मामला आता है, इसीलिए न्यायाधीश महोदय की अवमानना कभी भी नहीं करनी। मान लो टीवी एंकर वगैरह बन जाओ, है कि नहीं है, टीवी पे न्यूज चैनल में आप चले जाएं, तब भी न्यायाधीश की अवमानना कभी भी नहीं करनी है। ये किस किस सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? पद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अब थोड़ा सा और देख लो, फटाफट देख लो, 1 मिनट बच रहा है, क्लास खत्म होने वाली है। देखो 2 राज्यों से संबंधित मामले। कौन से राज्यों से? 2 राज्यों से संबंधित मामले सीधे कहा जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। अब याद रखना बेटा एक बात, है ना, मैं कल पूछूंगा कि जैसे राजस्थान हरियाणा लड़ रहे हो तो मामला कहाँ जाएगा?
सीधा ही सुप्रीम कोर्ट जाएगा, है ना। एक पक्ष भारत सरकार हो और एक अन्य, तो भी मामला कहाँ जाएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। एक पक्ष राज्य हो, है ना, और एक पक्ष भारत सरकार हो, तो भी मामला कहाँ जाएगा, सीधा भारत सरकार। दो राज्यों के मध्य संसाधनों का मामला हो, नदी उदी पहाड़ वहाड़, है ना, तब भी मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। दो राज्य लड़ रहे हो, कोई से भी हो, आपकी मर्जी है। भारत सरकार एक पक्ष हो तब भी मामला उधर ही, राज्य और भारत सरकार हो, मैं और भारत सरकार हूं, तब भी मामला कहाँ जाएगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। यहां सुप्रीम कोर्ट खत्म। ठीक है, कुछ पूछना है क्या, फटाफट पूछो।